After 10 seconds, Radhika. Yeah. Good evening, friends. Welcome to the 10th episode of Cinema of Resistance. आप सबका स्वागत है इस 10वें एपिसोड में सिनेमा ऑफ रेजिस्टेंस के पैनल डिस्कशन में। आज हम बात करेंगे शिक्षा के बारे में। सिनेमा के बारे में तो लगातार बातचीत हो ही रही है, और अगर सिनेमा को देखने का तरीका, उसकी व्यूअरशिप, उसके देखने का तरीका अगर महामारी के दौर में उसमें बदलाव आया है, तो उससे कई गुना अधिक बदलाव एक तरह से हम लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में दिखता है। मेरा नाम है राधिका और मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम करती हूँ। मैं शोध करती हूँ शिक्षा के क्षेत्र में और टीचर एजुकेशन के एरिया में काम करती हूँ। और हम जैसे लोग जो कि टीचर एजुकेशन में हैं और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हैं, हम लोगों का एक तरह से लगातार इंटरेक्शन स्कूल एजुकेशन के साथ भी रहता है। तो हम लोग एक तरह से एक पैर स्कूल एजुकेशन में हैं और एक पैर हायर एजुकेशन में हैं, और इस वजह से एक ब्रॉड लैंडस्केप ऑफ एजुकेशन में हम लोग अपना काम करते हैं और उससे अनुभव रखते हैं। और इस महामारी के दौर में हम लोगों ने देखा है कि बहुत तरह के बदलाव शिक्षा के क्षेत्र में आए हैं। और अगर सिनेमा के क्षेत्र में अगर आप व्यूइंग इंडिविजुअली कर रहे हैं, फिल्म फेस्टिवल्स जो हैं ऑनलाइन हो रही हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में तो लगभग उसके सारे पहलू, उसके सारे हिस्से, उसमें बदलाव हम लोगों को दिखता है। अगर वो शिक्षकों के जीवन, शिक्षकों के काम के संदर्भ में हो, या फिर जो सीखने वाले जो छात्र छात्राएं हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके पूरे अनुभव से में बदलाव हो। एक बहुत बड़ा एक तरफ बहुत सारे बच्चे आजकल जो है स्क्रीन के सामने अपना शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इस पूरी दौर में बहुत सारे बच्चों के पास शिक्षा किसी भी तरह से उपलब्ध नहीं। शिक्षा एक तरह से स्कूली शिक्षा जो है किसी भी तरह से उपलब्ध नहीं है। उनके विस्थापन हुआ है, उनके माँ बाप ने रोजगार खोया है, they have lost their employment, and as a result of the migration that their parents have had to undertake, बहुत सारे बच्चे शिक्षा को ग्रहण करने में अभी सक्षम नहीं है। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि शिक्षा जिस जगह होती है, the places which have become the sacred places of education, जैसे कि institutions हैं, वो उसमें वो अब शिक्षा का ट्रांजैक्शन की जगह नहीं रही। वो स्कूल हो, वो स्कूल बिल्डिंग हो, या फिर कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, अब पूरा जो शिक्षा की जो पद्धति है, जो शिक्षा के तरीके हैं, जो शिक्षा का इंटरेक्शन है, वो सारी की सारी चीजें अब हो रही हैं कंप्यूटर्स के माध्यम से। जैसे हम लोग अभी आपसे वाकिफ हो रहे हैं, उसी तरह से हम लोग अपने छात्र छात्राओं से, जिनसे हम लोग रोज मिलते थे, जिनसे रोज इंटरेक्ट करते थे, आज इसी माध्यम से हम लोग उनसे मिल रहे हैं। इस पूरे दौरान बहुत सारी और बदलाव भी हैं, क्योंकि ये माध्यम एक तरह से नया, इसमें ये माध्यम नया है जिस माध्यम से हम लोग शिक्षा का ट्रांजैक्शन करते हैं। इसकी वजह से जो बहुत सारी जैसे बहुत करिकुलम और पाठ्यक्रम के क्षेत्र में उसमें बदलाव आया है, और ये बताया गया है कि चलो इतना पढ़ाया नहीं जा सकता, इसलिए इसको कम कर दिया जाए। इंटरेस्टिंगली हम लोग जब सोचते हैं कि शिक्षा के बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो वैज्ञानिक सोच के मामले में हो, या फिर एक लोकतांत्रिक समाज के निर्माण में हो, मनुष्यता के निर्माण में हो, उन सबको एक तरह से जब ये रिडक्शन होता है, और इस बीच में ये हुआ भी है, रिडक्शन होता है, तो उसमें ये अहम सवाल को हटाकर ऐसी चीजों पर ज्यादा बल दिया जाता है जो कि एक तरह से क्वांटिफाइबल है। अब ये इतने बदलाव जब हो, और दूसरी तरह से बच्चों का भी जो है, जो शिक्षा जो ग्रहण कर रहे हैं, वो उनका पूरा अनुभव जो है आज की तारीख स्क्रीन के सामने है। इतने बदलाव जब हो रहे हैं,
ऐसा नहीं है कि, और जब शिक्षक इससे जूझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, और ये लगभग 6 महीने हो गए हैं हम लोग जैसे लगभग मार्च से लेकर आज तक जो है स्कूल शिक्षण संस्थानें बंद है। जब हम लोग जूझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, उसी तरफ 2 बहुत इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट और डेंजरस चीज़ें इस वक्त हो रही हैं। एक तो शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी पूंजी जो है इन जिस माध्यम से हम लोग अब ट्रांजैक्शन करते हैं, अब ऑनलाइन मीडियम है, उसमें एक बहुत बड़ी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का इन्वेस्टमेंट है, और इंटरनेशनल कैपिटल एक अलग-अलग रूप से इस क्षेत्र में आ रहे हैं। और इसकी वजह से और ये एक लंबे समय से दिख रहा है, पर ये महामारी के दौर में उन्होंने अवसर देखा है कि ये एक रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री है, ये एजुकेशन को बिजनेस बनाया जा सकता है। और अभी पहले एक लंबे समय तक छोटी पूंजी तो हमेशा इसमें निवेश करती ही थी, पर एक इन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी पूंजी शिक्षा के क्षेत्र में अब उतर रही है, और ये हम लोगों के देश में भी हो रहा है। हम लोग इसको देख भी रहे हैं, और ये पूरा टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट जो हो रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, अधिकांश इट हैज बीन लीवरेज्ड and powered by some of these big investments, big capital investments in education. ये अगर मामला इधर नहीं खत्म होता, साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि इस महामारी के ही दौर में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी पास होती है, जो एक तरह से इस पुश को हम लोग देखते हैं कि इस कैपिटल जो मुनाफा बनाने की कोशिश कर रही है शिक्षा के क्षेत्र में, इस क्षेत्र को और बड़ा पुश करते हुए दिखाई देता है। इस पूरे प्रक्रिया में सवाल ये आता है कि कहाँ गए, where are the little voices, where are the voices of the children, where are the voices of the teachers, where are the voices, कहाँ ये आवाज है जो कि शिक्षा के बारे में, सुधार के बारे में सोच तो रही है, वो एक विकल्प भी सोच रही है, वो ये भी सोच रही है कि शिक्षा पर कैसे एक क्रिटिकल ऑल्टरनेटिव्स डेवलप करें, पर वो शायद वो जिस तरह के ऑल्टरनेटिव्स ये बड़ी पूंजी ले आ रही है, या फिर इस तरह के केंद्रीयकरण करने वाले एक सेंट्रलाइजिंग एक पॉलिसी लाती है, उससे काफी भिन्न है, उससे अलग है, एक अलग तरह से शिक्षा के सुधार के बारे में सोच रही है। तो आज हमने सोचा कि इसी बारे में बात किया जाए। मेरे साथ इस एपिसोड में है अनुपमा श्रीनिवासन और महेंद्र। अनुपमा श्रीनिवासन जो हैं एक फिल्म मेकर हैं, उनकी 2 फिल्में, उनकी 6 फिल्में बनी हुई हैं, 6 से छठी फिल्म में वो अभी काम कर रही हैं, और उनकी 2 फिल्में शिक्षा से जुड़ी हुई हैं, आई वंडर एंड आर यू गोइंग टू स्कूल टुडे। और ये दोनों फिल्में आप लोगों को इनकी लिंक्स खुली थी, अब उम्मीद है कि आप लोगों ने इन फिल्म्स को देखा होगा, and she's there in this conversation that we are having. And महिंद्र हैं, महिंद्र पढ़ाते हैं इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, और वो राजस्थान के एक प्राइवेट एक स्कूल में पढ़ाते हैं। वो एक एक्सीडेंटल टीचर हैं, उनका अनुभव एंट्री पूरे शिक्षा के क्षेत्र में एक एक्सीडेंटली हुआ है, पर वो शिक्षण अध्यापन के ही दौर में उन्होंने अपने अनुभवों से एक समझ बनाने की कोशिश की है कि इस लैंडस्केप को, उसमें किस तरह की संभावनाएं हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे इसी क्षेत्र में। अनुपमा के बारे में मैं ये भी बता दूं कि अनुपमा वैसे उन्होंने मैथमेटिक्स की पढ़ाई की हुई है, वो बाहर हार्वर्ड से पढ़ाई करके वो वापस जब आई हैं, उसके बाद उन्होंने फिल्म मेकिंग FTII से किया है, और उसके बाद उन्होंने लगभग 20 साल से वो ये फिल्में बना रही हैं, और वो फिल्म फेस्टिवल्स भी ऑर्गेनाइज करती हैं, खासतौर वुमेन्स फिल्म फेस्टिवल उनका अनुभव रहा है। तो आज हम लोग चलिए बात करते हैं अनुपमा के फिल्म्स के माध्यम से इस about these very small voices that are there and which we need to listen to actually undertake this process of what kind of alternatives exist, what spaces are there, what kind of reflections we need to undertake, even at this time when there is so much of tectonic एक तरह से इतने shifts हो रहे हैं, what can we possibly do to understand education a little more better. So Anupama, maybe we could start with some with maybe your own experiences.
अगर आप बता सकते हैं कि आपके 2 फ़िल्में हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में से जुड़ी हुई हैं. One, if you could tell us what interests you in education, what makes you interested as a filmmaker in education, and secondly also if you could deliberate about आपकी ये क्या जर्नी रही है, क्योंकि आपकी जो पहली फिल्म है आई वंडर, उसमें एक तरह से स्कूल के बाहर स्कूल के बाहर जब बच्चे हैं वो किस तरह के दुनिया के बारे में सोचते हैं, उनका किस तरह की उत्सुकता है और वो देश के विभिन्न हिस्सों में किस तरह के सवाल से जूझ रहे हैं, जो कि शायद स्कूल में वो नहीं उन सवालों से ना उस ज्ञान को या सवाल को वो नहीं ले आ पाते हैं. दूसरी तरफ आपकी फिल्म है वो एक स्कूल में एक शिक्षक तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं उसी स्कूल में ले आने की, ताकि बच्चे उन स्कूलों में आए और वो स्कूल एक बेहतर जगह बन सके. So this is I mean, I do see a certain journey from outside the school to inside the school. So maybe if you could reflect a little bit on these experiences of yours. And thirdly, if you could also, while you're speaking, reflect upon what is the, what is this journey going? इसके आगे क्या? क्या आप शिक्षा के क्षेत्र में और फिल्में बनाएंगी या किस तरह के दस्तावेजीकरण की जरूरत आपको महसूस होती है? जी, धन्यवाद राधिका. Thank you to Cinema of Resistance for this opportunity. तो एक्चुअली ये जो 2 फिल्में हैं, आई वंडर और आप क्या आज स्कूल जा रहे हो, तो ये एक्चुअली 10 साल के सिर्फ ड्यूरेशन में बनी है. पहली वाली फिल्म 2009 में बनी थी और ये आर यू गोइंग टू स्कूल 2019 में. सो उसमें जरूर एक चेंज है मेरे नजरिए में स्कूल और शिक्षा के प्रति. तो जो आपका पहला सवाल था कि इसमें मुझे क्या इंटरेस्ट है, क्यों मैं ये फिल्में बना रही हूँ या कैसे मैं एजुकेशन और फिल्म को साथ में देखती हूँ. तो मेरी माँ जो है वो बहुत साल से स्कूल टीचर रही हैं और वो गणित और फिजिक्स पढ़ाती थी मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में. तो बचपन से ही हमारे घर में शिक्षा के प्रति शिक्षा के बारे में बहुत बातचीत होती थी कि क्या हम उसमें क्या बदलाव ला सकते हैं. जैसे गणित जिससे सबको बहुत डर लगता है अक्सर बच्चों को, तो उसको इंटरेस्टिंग और मतलब मजेदार कैसे बनाया जाए ताकि बच्चे उसमें खुशी से शामिल हों. तो ये मतलब क्लास 1 से लेके जो बच्चों में एक मैथमेटिकल थिंकिंग इनबिल्ट है उसको कैसे उभरने का मौका दें. तो इन सब सवालों के बारे में हम लोग मतलब जब खाना खा रहे हैं तब इन चीजों के बारे में हम बात करते थे जब मैं खुद स्कूल में थी. तो इसकी वजह से मेरे मन में एक हमेशा इसकी प्रति एक रुचि था और मैं खुद भी मुझे पढ़ाने में बहुत अच्छा मजा आता था. तो जब मैं खुद स्टूडेंट भी थी तब मेरा जो मैं अमेरिका में भी कुछ साल रही हूँ, तो उधर भी मेरा जॉब जो था वो पढ़ाने का था और मैं उधर गणित पढ़ाती थी अपने जूनियर्स को. सो एक वो रिश्ता तो हमेशा से रहा है लर्निंग और टीचिंग के प्रति एक रुचि. तो फिल्म मेकिंग में आके पहले कुछ फिल्मों में तो मैंने कुछ और फिल्में और टॉपिक्स पे बनाया. फिर 10-12 साल बाद मुझे लगा कि ये जो मेरा एक प्राइमरी इंटरेस्ट है बच्चों और शिक्षा के प्रति, उसको एक्सप्लोर करना चाहिए. और मैं हमेशा से ही आफ्टर मतलब फिल्म स्कूल तो गई थी, उसके बाद भी मैं अभी भी आसपास के बच्चों को मैं गणित सिखाती हूँ क्योंकि मुझे बच्चे भी बहुत अच्छे लगते हैं और गणित भी बहुत अच्छा लगता है, तो और सिखाना भी. तो इसलिए मेरा एक, बट मैं दिल्ली में रहती हूँ तो मेरा एक एक्सपीरियंस जो है वो बहुत लिमिटेड मेरे हिसाब से हो रहा था कि मैं सिर्फ एक क्लास और एक तरह के बच्चों से मैं मिल पा रही हूँ और उनको तो मैं सिखा रही हूँ, मजा आ रहा है, पर बाहर एक बहुत बड़ी दुनिया है जहाँ बहुत अलग तरह के एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं बच्चों के, और वाकई में क्या हो रहा है हमारे देश में. तो आई वंडर जो है उसकी शुरुआत ऐसे हुई कि मुझे समझना था कि बाहर क्या हो रहा है, जो बड़े शहर से बाहर. तो मैंने 3 ऐसे जगह चुने थे जो देश के बहुत कोने कोने में है. जैसे एक राजस्थान के बीकानेर डिस्ट्रिक्ट जो पाकिस्तान बॉर्डर से जस्ट 70-80 किलोमीटर दूर है, और दूसरा सिक्किम में
जो नेपाल से बहुत पास में था, जहाँ मेन लैंग्वेज नेपाली बोलते थे, और रामेश्वरम तमिलनाडु में, जो श्रीलंका से एक्चुअली सबसे क्लोजेस्ट है। तो मतलब आई थॉट कि बिल्कुल कोने कोने में जाके देखते हैं कि हो क्या रहा है। और जैसे राधिका ने शुरू में बताया था कि अक्सर जब शिक्षा की बात होती है तब अडल्ट ज्यादा बोलते हैं कि शिक्षा नीति और टीचर्स तक तो बात पहुंचती नहीं है, बट वो जो एजुकेशनिस्ट हैं वो कुछ पॉलिसी के बारे में बोलते हैं। और ये तो मेरा ये भी एक एफर्ट था कि इनको सब छोड़ दें, अडल्ट्स को बाहर रखें और एक्चुअली जाके देखें कि बच्चे क्या जिंदगी जी रहे हैं, उनका स्कूल के अंदर क्या अनुभव है और स्कूल के बाहर क्या अनुभव है। तो जिन लोगों ने ये फिल्म देखी है वो उनको एक्चुअली उसमें टीचर्स हार्डली प्रेजेंट हैं, हालांकि वो पूरा फिल्म स्कूलिंग के बारे में है, पर टीचर्स को बहुत मैंने कम रखा क्योंकि मेरे अंदर एक चिढ़ भी थी कि हम बच्चों की आवाजें नहीं सुन पा रहे हैं। और वैसे ही वो बच्चे बहुत शाई हैं, ज्यादा बोलते नहीं थे, और तो उनको दबाना भी बहुत आसान है एक्चुअली। तो वो करते करते वो काम, तो मुझे फाइनली वो जो निकल के आया उसमें मैंने बहुत ऐसे बच्चों से बात किया जो स्कूल से बहुत खुश हैं, जो क्लास में फर्स्ट आ रहे थे और वो सब, और मैंने ऐसे भी बच्चों से बात किया जो जिनको स्कूल सिस्टम जो है फेल कर रही थी। तो वो सब मिला के फाइनली जो एडिटिंग में निकल के आया, तो ज्यादातर आपको वो बच्चे नजर आएंगे जो वैसे तो बहुत ब्राइट हैं और अपने आसपास के लाइफ और लोगों को समझने के लिए बहुत उत्सुक हैं, पर जो हमारा सिस्टम है, स्कूल सिस्टम है, वो उनको फेल कर रही है। वो उनको ये बताना चाहती है कि आप समझदार नहीं हो, आप मतलब आप जैसे 5th से 6th में नहीं जा सकते क्योंकि आपने 5th का एग्जाम फेल हो गया आपका। Whereas मेरा जो उनके साथ तजुर्बा रहा है वो कि वो तो क्लास में सबसे स्मार्टेस्ट थे, क्योंकि वो खुद मेरे पास आके पूछते थे ये कैमरा कैसे चलता है, आप कहाँ से आए हो, आप क्या बोलते हो। तो वो जो उनका आसपास की चीजों की जो उत्सुकता है उसकी कोई वैल्यू नहीं थी उनके क्लासरूम में। तो मुझे वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगा। तो इसलिए बहुत लोग बोलते भी हैं कि आई वंडर को देख के लगता है कि सब बच्चे स्कूल से मायूस हैं, कोई स्कूल नहीं जाना चाहता है, कोई पढ़ाई नहीं करना चाहते थे। पर मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, पर वो है कि हम कितने इजिली बच्चों को और उस लेवल पे मार्जिनलाइज कर लेते हैं कि उनको अपने खुद पे भरोसा ही नहीं रहता फिर। तो वो एक थोड़ा सा गुस्सा भी था, और तो उस नजरिए से बनाया गया। क्योंकि मेरे अंदर भी एक टीचर्स के प्रति भी बहुत प्यार है और मैं खुद पढ़ाती हूँ और मेरी माँ भी पढ़ाती थी, तो मुझे लगा कि मैंने बहुत ज्यादती कर दी टीचर्स के प्रति, क्योंकि उनको पहले तो फिल्म से बाहर रखा और फिर उनकी भी इतनी परेशानियां हैं, उनके भी इतने एफर्ट्स हैं, उनको मैंने बिल्कुल आउट कर दिया, हालांकि फिल्म शिक्षा और स्कूलिंग के बारे में है। तो इसलिए जो अभी जो मैंने रिसेंटली बनाई उसका ये मकसद था कि टीचर्स को भी इंक्लूड किया जाए और जो भी उनका एफर्ट्स है, ये नहीं है कि ये सबसे महान टीचर्स हैं, और ये एक ऑर्डिनरी टीचर जो जिनका इंटेंशन अच्छा हो, जो चाहता हो कि अपने आसपास से बच्चे उनके स्कूल में आए, तो वो किस परेशानियों से जूझ रहा है या जूझ रही है, और वो कैसे बच्चों को क्लासरूम के एक्टिविटीज में इंटरेस्टेड रख रहे हैं और कैसे बच्चों को स्कूल में लाने की कोशिश कर रहे हैं। पर क्योंकि मुझे बच्चों से ज्यादा ऑलवेज मेरा झुकाव उस तरफ है, तो बच्चे भी इसमें प्रोमिनेंटली हैं। हालांकि मैंने शुरुआत टीचर सेंट्रिक रख के उसको किया था, बट वो अंजलि और गीता, वो सब स्टोरीज वो अपने आप, वो एक जो डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में ये फिल्माया गया है जस्ट 2 स्कूल्स के आसपास, तो वो टीचर्स को केंद्रित करके उसके आसपास जो बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, वो सब फिर उनकी पूरी दुनिया एक, और फिर टीचर्स के खुद का प्राइवेट जो उनके लाइफ में या उनके फैमिलीज में क्या हो रहा है वो सब मिला के एक छवि प्रस्तुत करने की कोशिश थी। और इस दौरान मुझे ये भी थोड़ा सा लग रहा था कि एक तरह से बोलना बहुत आसान है कि एजुकेशन एक इस स्तर का होना चाहिए कि लोगों में, बच्चों में एक सोच डेवलप हो, एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग और ये वो, बट
वो तो है ही, वो मैं बिल्कुल उसमें बिलीव करती हूँ, बट एक जब हम रियलिटी में देखें तो एक जॉब से जो रिलेशन है उसका, उसको हम नाकार नहीं कर सकते। वो एक है कि आप स्कूल जाते हैं ताकि आपको कोई जॉब मिले, तो वो भी एक उसका पर्पस जो लोगों में है वो अभी वो है, तो मतलब क्योंकि सब लोगों को कुछ कमा के कुछ मतलब अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने का जो ये है डिजायर है, उसको हम मतलब डिनाई नहीं कर सकते। सो ये जो सेकंड फिल्म में तो वही मेरा स्कूल का प्रति भी थोड़ा सा सॉफ्टर हो गया है नजरिया, तो मैं तो वो एक डिफरेंस है उसमें। आई वंडर में मैं थोड़ा स्कूल से दूर रह के उसको बहुत सस्पिशन और उसके साथ डाउट के साथ देख रही हूँ, वेरेज इसमें थोड़ा और वार्म की स्कूल में भी शायद कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ एफर्ट्स हो रहे हैं और उसको भी सराहने की जरूरत है। तो ये ब्रॉडली ये जर्नी रहा है। But I think I'll stop now because let Mahindra ji also speak. I will come back with future. एक्चुअली महेंद्र, क्योंकि आप खुद शिक्षक हैं, तो आपको किस तरह की चुनौतियां, क्योंकि आप शिक्षण देने की प्रक्रिया में जिस तरह के स्कूल्स में आप काम आप कर रहे हैं और आपका जो शिक्षा में अनुभव रहा है, एक तरह से जब कुछ नया प्रयास करने की कोशिश करते हैं तो किस तरह की चुनौतियां आती हैं अभिभावकों की तरफ से, बच्चों की तरफ से, खुद शिक्षकों, बाकी शिक्षकों के बीच में, और स्कूल स्ट्रक्चर्स और बाकी सामाजिक एक तरह से जिस तरह का रवैया है शिक्षा के प्रति, जिस तरह के एसोसिएशंस हैं शिक्षा के बारे में, उस तरह में किस तरह एक शिक्षक कैसे अपनी जगह बनाता है, क्या संभावनाएं हैं, आपने क्या अनुभव किया है? इसमें सबसे पहला चैलेंज तो मैं खुद ही था, मतलब अपने लिए, क्योंकि एज लाइक यू हैव आल्सो टोल्ड कि वो एक्सीडेंटल टीचर वाली बात आई बाहर निकल कर, तो सबसे पहली चुनौती तो मैं था कि मैं अगर आ रहा हूँ एजुकेशन में तो मैं क्या करूंगा, व्हाट शुड आई डू, क्योंकि इट वाज नॉट लाइक सेलिंग समथिंग, है ना, कि आपने कोई प्रोडक्ट जो है वो बेच दिया, खराब निकल गया, चलो उसका थोड़ा नुकसान हो गया, उसने कोई दूसरा कर लिया। लेकिन बच्चों को अगर एक बार गलत कुछ मिल गया या उनको उस समय पर ठीक समय पर अगर ठीक चीजें नहीं मिली तो आपके पास कोई कमबैक नहीं होता है। तो देन आई रियलाइज की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सबसे पहले तो मैंने ये सोचना ही शुरू किया कि मुझे करना क्या है, क्योंकि बिफोर आई आस्क फ्रॉम स्कूल और सोसाइटी और फ्रॉम किड्स और फ्रॉम कोलीग्स इवन, मुझे ये तय करना था कि मुझे करना क्या है और मेरा जो पर्पस है, पर्पस टू गिव टू स्टूडेंट्स, वो क्या है। तो सबसे पहले तो मुझे ये डिसाइड करना था। सो आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट, बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर की। उसके बाद में देन आई केम टू नो कि एजुकेशन जो है उसको एक टूल की तरह देखता है समाज, जैसे पेरेंट्स, समाज या इवन कंट्री भी एक टूल की तरह देखती है, जहां पर हर कोई अपने इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहता है एजुकेशन के थ्रू। जैसे एक लड़का है, वो ज्यादा मार्क्स लेना चाहता है, अच्छे कॉलेज में जाना चाहता है, अच्छे पैकेज वाली नौकरी चाहता है। उसका कारण क्या है, वो अपने खुद के लिए पैसा, इज्जत, ये सारी चीजें जो है वो मतलब ये चाहता है, ये सारी चीजें। एक फैमिली जो है वो क्यों चाहती है उसका बच्चा पढ़े, तो अगेन सोशल रिकॉग्निशन या जो भी है पैसा आएगा। इवन जो स्टेट्स वगैरह, इवन कंट्रीज लेवल पर भी आई विल से कि कंट्री लेवल पर भी एक इंडिविजुअलिज्म जो है वो काम कर रहा है शिक्षा में, जहां पर कंट्री जो है वो क्यों चाहती है कि उनके लोग जो है वो शिक्षित हो, लेकिन शिक्षित में भी वो चाहते हैं कि उनके जो लोग हैं एजुकेशन के थ्रू वो एक कैपिटल, एक एसेट बन जाए, जो कि अल्टीमेटली कंट्री के अंदर कोई ना कोई प्रोडक्टिव काम करे और उससे जो भी है जीडीपी बूस्ट हो या जो भी सारी चीजें करके रहे। बट हम कहीं ना कहीं एक चीज मिस कर रहे हैं कि जो एजुकेशन है वो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव अचीव करने के बजाय एक कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव अचीव करने का एक टूल हो सकता है, जिसके अंदर जैसे जब हम कलेक्ट इंडिविजुअल की बात करते हैं तो हमने बात किया कि उसको पैसा चाहिए या उसको सम्मान चाहिए, उसको सोशल रिकॉग्निशन चाहिए। लेकिन जब हम कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो फिर हम देखते हैं कि एक ऐसी सोसाइटी जिसके अंदर जो आदमी है वो प्रॉब्लम फ्री है, उसके पास उसकी खुद की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, उसकी फैमिली के अंदर प्रॉस्पेरिटी है, मतलब पता है फैमिली को कि हमारी नीड्स क्या है। सो इट्स लाइक कि प्रॉस्पेरिटी विद रेस्पेक्ट टू नीड्स नॉट डिजायर्स। तो नीड का रिकॉग्निशन भी नहीं है अभी हम लोगों को, तो ये चीज भी मुझे लगा कि ये होना चाहिए। फिर एक जो सबसे जरूरी चीज वो ये है कि पूरी सोसाइटी में सब लोग एक दूसरे से डरे हुए हैं। जैसे मैं डरा हुआ हूं कि चौराहे पर मुझे पुलिस मिल जाएगी,
पुलिस वाला डरा हुआ है कि स्कूल के अंदर उसका जो बच्चा जा रहा है उससे या तो ज्यादा फीस ले ली जाएगी या फिर उस बच्चे को गलत शिक्षा दे दी जाएगी। स्कूल वाला डरा हुआ है कि वो जिस डॉक्टर के पास जाएगा वो उसको गलत मेडिसिन दे देगा। तो पूरी सोसाइटी जो है वो फियर के अंदर है, एक डर के माहौल में जी रही। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो इंडिविजुअल है, वो कलेक्टिव नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे लगा कि ये आ रही है। अगर इसका समाधान अगर एजुकेशन दे सकती है तो वाकई में एजुकेशन जो है वो कुछ पर्पस जो है वो सॉल्व करेगी, अदरवाइज नहीं। और फिर बड़े पर्सपेक्टिव में देखें, जब हम आ जाते हैं कि जो द थ्योरी ऑफ को एग्जिस्टेंस जो जीवन विद्या वाले जो बताते हैं जिस तरह से, कि वो उसमें तो फिर पूरा हो गया कि किस तरह से इंसान जो है वो बाकी सारी चीजों के साथ उसका क्या रिलेशन है, वो नेचर को किस तरह से देखता है, वो दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है उनको किस तरह से देखता है, दूसरे इंसानों को किस तरह से देखता है, वो रिसोर्सेस को किस तरह देखता है। तो ये सारी चीज जो है ये भी आ जाती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एजुकेशन जो है उसका जो पर्पस है वो बहुत बड़ा है। लेकिन हम इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स के चक्कर में हम लोगों ने क्या किया कि पूरी एजुकेशन जो है उसका एक तरह से मतलब बहुत ज्यादा ओवरऑल जो है वो हम सबका ही नुकसान हो रहा है। जैसे वो फियर ऑफ आपका जो सोसाइटी का जो फियर मैंने बताया था, तो वहां पर ही हो रहा है कि इंडिविजुअल बेनिफिट्स की वजह से क्या हो रहा है, अल्टीमेटली हम सबका नुकसान ही हो रहा है। आप कितना भी आज के टाइम में अगर सीधी बात बोले, आप कितना भी पैसा कमा लो, लेकिन आप ये अश्योर नहीं कर सकते कि आपकी लाइफ क्वालिटी वाली लाइफ होगी। तो ये सब देखने के बाद तो हमको कम से कम ये समझ जाना चाहिए कि जिस ऑब्जेक्टिव के लिए हम काम कर रहे हैं उस ऑब्जेक्टिव को अगर हम लोगों ने पा भी लिया, तब भी हम ये एश्योर नहीं कर सकते हैं कि हमारी लाइफ बहुत ज्यादा सुंदर बन जाएगी। तो ये एक मतलब चीज जो मैंने देखी, तो देन आई आइडेंटिफाइड कि अब इन चीजों के लिए हम लोग जो है वो काम करना शुरू करें। फिर दूसरा जब मैंने एनालाइज किया तो एक चीज और पाया। अब इसमें ये कि ये जो मेरा एनालिसिस है ये होता है मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं उन लोगों से जब डिस्कशन होता है इन सारी चीजों को लेकर, और मुझे लगता है कि एक टीचर को ये सारी चीजें डिस्कस करनी चाहिए। क्योंकि सिलेबस से अलग जब बच्चा है ना, मतलब आपका 1 साल का सिलेबस हो सकता है, 2 साल का हो सकता है, पूरी स्कूलिंग का हो सकता है, कॉलेज का हो सकता है, बट लाइफ का कोई सिलेबस नहीं है। तो अगर हम बच्चों को लाइफ के लिए तैयार नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि शिक्षक के तौर पर हम बच्चों को धोखा दे रहे हैं और केवल तनख्वाह के लिए काम कर रहे हैं। तो ये बात हमारे दिमाग में होनी चाहिए। अब इसमें जब आ जाता है कि जब हम बात करते हैं क्रिएटिव टीचर्स या ऐसे टीचर जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप देखिए कि जो बहुत मैं अच्छा आपको काम अगर कर एक थोड़ा सा इंटरप्ट कर लूं, महेंद्र, आप कुछ अपने अनुभव अगर शेयर करें, अपने अनुभवों के आधार पर अगर आप बात करें तो शायद हम लोग बेहतर समझ पाए कि आप किसको कैसे जोड़ रहे हैं। अनुभव में अब जैसे हुआ ये कि मैं बात करूं 2 साल पुरानी बात होगी करीब, मैंने देखा वो बच्चे, दो लड़कियां जो है वो एक स्कूटी पर बैठकर जा रही हैं और उनका जो है वो कहीं से स्लिप हो जाती है या उनका एक्सीडेंट हो गया किसी पर, आई डोंट नो कैसे हुआ किसी एक्सीडेंट। बट जब मैंने देखा तो मैंने ये देखा कि स्कूटी जो है वो गिरी हुई है, दो बच्चियां जो है वो गिरी हुई है। तो कुछ लोग आए, उन्होंने उठाया, एक बच्ची को चोट ज्यादा लगी, एक बच्ची को ज्यादा चोट नहीं लगी। तो एक लड़की को जो है वो बाकी लोग जो है वो उठाकर ले जा रहे हैं हॉस्पिटल की तरफ। दूसरी लड़की जो है वो बहुत ज्यादा टेंशन में है कि मेरी स्कूटी जो है वो उसपे क्या बोलते हैं डैमेज हो गया है या क्या हो गया, वो देख रही है और वो रोने लग जाती है। और उसके बाद में स्कूटी उठाती है और स्कूटी उठा के वो निकल जाती है। अब ये दोनों साथ साथ रोजाना स्कूल जाते हैं, शायद ये दोनों कहने को बहुत अच्छे दोस्त होंगे, लेकिन वो उसको स्कूटी की फिक्र ज्यादा है बजाय कि उसकी खुद की दोस्त की। अब वो उसको दूसरे लोग हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं और वो स्कूटी लेकर जो है वो निकल जाती है। तो यहां मैंने महसूस किया कि बच्चों के अंदर संवेदनाएं जो है वो भी खत्म हो रही है। और उसका कहीं ना कहीं एक जो बहुत बड़ा कारण है, वो कारण यही हमारी एजुकेशन से निकल कर ही आता है, क्योंकि इसके ऑब्जेक्टिव जो है वो बड़े मटेरियलिस्टिक हो गए हैं। तो यहाँ मैंने सोचा कि ये चीज बहुत खतरनाक है, मुझे इसको लेकर जो है जरूर काम करना चाहिए बच्चों के साथ में। जी थैंक यू महेंद्र। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आ रही है, क्योंकि एक तरफ अनुपमा को महसूस हुआ कि एक जीवन व्यापन इम्पोर्टेंट है, पर जीवन व्यापन अकेला शिक्षा का उद्देश्य नहीं हो सकता। हाँ, वो एक तरह से सिर्फ अगर उसको केंद्रित होकर पूरा शिक्षा व्यवस्था तैयार की जाती है, और बल्कि अगर आप ये नई शिक्षा नीति में भी पूरा स्किल ओरिएंटेड एक नई शिक्षा नीति तैयार हो रही है, और उसमें नॉलेज स्किल्स और तमाम वैल्यूज को एक तरह से इतना इसका घालमेल है कि सबका एक दूसरे के साथ ना जैसे स्किल्स जैसे कि सारी चीजों को कवर करती हो, जो कि है नहीं। जो हम लोग जानते हैं कि डे टू डे स्कूल इंटरेक्शन, लाइफ इंटरेक्शन, बच्चों के साथ जो इंटरेक्शन होते हैं, कि ये सारी चीजें एक तरह से अलग हैं,
और उनको अलग अलग तरीके से विकसित, बेशक उसको विकसित करने का जगह सेम हो, हाँ, उसके और इंटरेक्शंस हम लोगों के बीच में सिमिलर हो, पर ये चीजें इन चीजों पर एक एक चीज पर ध्यान देने की जरूरत है। पर ये अगर सिर्फ स्किल सेंट्रिक अगर पूरी एजुकेशन व्यवस्था हो जाए, सिर्फ लाइवलीहुड सेंट्रिक एजुकेशन व्यवस्था हो जाए, तो बहुत सारी और चीजें छूट जाती हैं। साथ ही साथ इंटरेस्टिंगली ये भी है कि जो पूरी शिक्षा की जो व्यवस्था है, हाँ, उसमें ये सब आवाजें क्या उनके लिए जगह है या नहीं। हम लोग अगर एक इंडिविजुअलिज्म के बारे में जो बात हो रही थी, अनुपमा ने भी इसके बारे में बात उठाया, महेंद्र आपने भी, हम अगर एक इंडिविजुअल सेंट्रिक है, एक पूरे एक नव उदारवादी जो शिक्षा व्यवस्था है, उसमें उसका फोकस ही होता है कि इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, एटमाइजेशन ऑफ एजुकेशन, और वो हम लोग पाठ्यक्रम के स्तर पर भी देखते हैं। एक मॉड्यूलर एजुकेशन आ जाती है, उसको एक लर्निंग आउटकम, एक प्रोडक्ट सेंट्रिक एजुकेशन हो जाता है। तो अभी जैसे पूरा अभी तक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लर्निंग आउटकम सेंट्रिक एजुकेशन था, अब हम देख रहे हैं कि वो एक स्कूल व्यवस्था में भी हर चीज को तोड़ तोड़ कर एक मेजरेबल, क्वांटिफाइबल, मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग के आधार पर शिक्षा को देखा जा रहा है। तो अगर इस तरह की व्यवस्था है, तो उसमें बहुत बाकी और चीजें को पिरोकर उनको समझना, उसको एक मनुष्यता का शिक्षा हो, या लोकतांत्रिक समाज का निर्माण का शिक्षा हो, एक वैज्ञानिक विचार को विकसित करने का शिक्षा हो, हाउ डू वी इंटीग्रेट ऑल दिस, what are the processes through which we do that? Those are of course important questions. And interestingly, Anupama, from the time that you made the first film and the second film, the very interesting policy changes had happened, because we had curriculum which was being prepared. There was an entire curriculum framework of the 2005 curriculum framework, which was national curriculum framework, which was prepared by NCERT, जिसमें एक तरह से पाठ्यक्रम रचने का तरीका जो है वो there was an effort to make the child be at the center of the construction of knowledge, and there was an effort to do that. And we do have some interesting textbooks that have emerged out of that process, and teachers have had interesting engagements with some of these learning. But at the same time, we also know that that there is a whole market of education that is kind of opening up. So these are and how do we deal with it? So where do you see yourself going? I mean, if you were to make a film, Anupama, again, what would interest you? Would these questions be of interest to you, or do you see something else? I definitely see that the journey is not over in terms of, because it's I think a lifelong engagement. तो मुझे लग रहा है कि ना I wonder was the last word on anything for me also, और नॉर अभी जो फिल्म बनी है, तो आई थिंक वो ऑनगोइंग जर्नी है. मैंने बीच में एनसीईआरटी के साथ भी कुछ फिल्में बनाई थी छोटी, जेंडर और एजुकेशन पे, तो दैट प्रोसेस गोज ऑन. But just before I answer this, or before I speak about this, I had a question for you, Radhika, which maybe you can address after I answer. कि फाइनली जो सारी जो शिक्षा और जो स्कूलिंग और सब कुछ जो है वो एक सोसाइटी के अंदर हो रहा है, तो एक वो चिकन एंड एग सिचुएशन हो जाता है. जब हम सोसाइटी में फाइनली एंटर करेंगे एज अडल्ट्स आफ्टर स्कूलिंग, तो वो क्या सोसाइटी है और हम क्या उसके लिए प्रिपेयर्ड है या नहीं. तो एक हम अगर बहुत ज्यादा एक आइडियल सिचुएशन से हम शुरू करें, तो वो बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड तरीके से आप जिंदगी को एंटर करते हो एज अडल्ट्स, क्योंकि आपको स्कूल में एक तरह से सिखाया कुछ बोला जाता है कि नहीं, कंपटीशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, मार्क्स इज नॉट इम्पोर्टेंट. बट आप जैसे ही लाइफ में जाते हो, पहले तो आप कॉलेज में कैसे एडमिशन पाओगे, तो वहां रेस वहां से तो शुरू होगी. तो जब दुनिया ऐसी है, तो हम शिक्षा को कैसे रियल रखें in terms of both addressing what we want to and also in addressing what the reality is, because obviously we are not starting in a vacuum. So that is one thing which is really bothering me actually. And and my intention was not कि सिर्फ शिक्षा का मतलब है नौकरी लेना, but I'm saying कि वो भी जैसे आप एक तबके सोसाइटी के तबके से आ रहे हो जहां आप फर्स्ट जनरेशन लर्नर हो, तो आपके माँ बाप आपको स्कूल क्यों भेजेंगे अगर उसमें आपका इकोनॉमिक तरीके से तरक्की नहीं होगी, तो वो तो फिर आपको मैनुअल लेबर में भेजेंगे. क्योंकि एटलीस्ट तब जो फिल्म में भी टीचर बोलते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है
कि वो क्यों अभी जाके कमा सकता है वो 12-14 साल का लड़का, उसको स्कूल में बर्बाद क्यों करें अगर उसके बाद उनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव या मतलब इंक्रीज नहीं हुआ उसका। तो वो एक रियल सिचुएशन है, and these aspirations cannot be denied, because I think that everybody has aspirations and we have to have some way of addressing them, you know, not pandering to it. So that is one thing. And so in future I'm not sure, अभी मैंने because अभी मैं कुछ और projects पे काम कर रही हूँ जो शिक्षा से ताल्लुक नहीं रखती हैं, but definitely I do want to get into this thing of both the sides, you know, of both alternate education, ki, to really understand what is the purpose of education, you know, to go more deeper into that, because अक्सर जब फिल्म करना शुरू करते हैं तो हम सामाजिक और आर्थिक वाला जो एंगल है उसमें ज्यादा डूब जाते हैं। तो but at another you know level, I think, to understand for myself, like I'm saying, to understand for myself कि इसका एक्चुअली पर्पस क्या है आज की दुनिया में, उसका क्या मीनिंग है, तो उसको so I would like to approach from that level. So it could be about schools, it could be about higher education, because even during the thing about you know, when the JNU incident was happening and the teachers were coming out in support of the students, so some my friends and I, we were very keen कि टीचर होने का मतलब क्या है। जब वो लोग उन्होंने हिम्मत करके अपने ही यूनिवर्सिटी के खिलाफ स्टूडेंट्स के साथ वो लोग खड़े हुए थे, तो वो एक बहुत ही यू नो इंस्पायरिंग था मेरे लिए। सो आई वांटेड टू सी कि व्हाट डज इट मीन टू बी अ टीचर, सो आल्सो टू अप्रोच इट यू नो फ्रॉम बोथ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशन एंड व्हाट डज इट मीन टू बी अ टीचर, बिकॉज दैट इज योर जॉब, but there is also your commitment to your values and the students, so that's something that I'm interested in. Yeah, that's interesting. But what are the difficulties of filming it? Before I address, take your question on, you know, this conflict of aspirations versus. It's not quite a conflict, because ek tarah se it's a continuum sort of a thing where we try to balance and try to come to a thing. We'll come to that. We'll discuss that. But I just was interested, you know, for instance, when you're filming these issues, what are the difficulties of filming? You know, for instance, filming children, filming the subject of education itself. क्योंकि मेरा तो इसमें बहुत ज्यादा रुचि है, तो अगर मुझे क्लासरूम में हर दिन बैठना पड़े तो भी मुझे मतलब कोई बोरियत वगैरह होती नहीं है। मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, मुझे टीचर का सिखाने का तरीका भी इंटरेस्टिंग लगता है और जो स्टूडेंट्स के रिएक्शंस देखना वो भी इंटरेस्टिंग लगता है। सो इन दैट सेंस फिल्मिंग इज, मतलब आई वुडंट से कि कोई ऐसे परेशानी है, इट्स जस्ट कि आप थोड़े कंफर्टेबल रहो तो बाकी लोग भी थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, यही मैंने देखा है। नहीं तो अगर आप इमीडिएटली जाके क्वेश्चन पूछने लगे या लोग आपके साथ और आपके कैमरे के साथ फेमिलियर नहीं हो तो एक ज्यादा टेंशन क्रिएट होता है। पर अगर, क्योंकि मैं हमेशा यूजुअली शुरू से ही कैमरा लेके जाती हूँ, तो यूजुअली आई एम सीन लाइक दिस वुमन विद अ कैमरा, तो then that becomes my identity. So then it doesn't come as a shock कि अच्छा अभी तक तो फ्रेंड जैसे बात करी थी, अब आपने कैमरा निकाल के क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। So that I try to overcome by always, you know, having the camera with me, you know, and always shooting whenever I feel like. And with children, I think एक basic ये है कि जब मैं खुद पढ़ाती भी हूँ तो हमेशा एक एज अडल्ट एक एरार्की तो हमारे दिमाग में होता है कि हम बड़े हैं तो हमें ज्यादा पता है, या हमें हमारा कोई हक है बच्चों को कुछ समझाना या उनको एक तरीके से बात करना जो हम इक्वल्स के साथ शायद नहीं करेंगे। तो फ्रॉम द बिगिनिंग आई हैव बीन वेरी कॉन्शियस कि बच्चा 5 साल का हो या 10 साल का हो या यू नो 16 साल का हो, वो एक इक्वालिटी जितने हद तक मैं कर सकती हूँ to maintain that in real life also, which leads to problems actually, because then my students used to not treat me like a teacher. They would you know, really be rude because they were like, ye to hamari dost hai, you know, so then you don't get the benefits of that respect. But so even as a filmmaker, I try to create that, and that filmically how one does it is by not, for example, such a simple thing, and you will see it in many films, कि कैमरा का आप कौन से एंगल से शूट कर रहे हो, क्योंकि I am 5 feet 8 inches tall and I'm big, I'm a big person, and so I'm standing in front of a little child who is this thing,
So if I stand from my height and shoot, immediately there is this fear of this monster standing in front with this strange camera. So how do you create that? So it is just simple. You just sit down, so that then you are एक ही height पे आप आ जाते हो, तो फिर आप इतने भयानक नहीं लगते हो, तो एक वो है कैमरा एंगल कि आप आई लेवल से शूट कीजिए, तो फिर एक just as a beginning, not that sorts everything, but तो एक वो है कि so that is one thing which you have to keep in mind constantly, क्योंकि as adults, as a person from the city going to a village, I am obviously in a position of power, तो उसको मतलब I think constantly you have to interrogate yourself. आपको खुद को सवाल उठाने पड़ेंगे कि आपने ये बोला आज इनके साथ ये, तो मैं फिल्मिक प्रोसेस जो है उसको फिल्म में यूजुअली मैं उसको भी रखती हूँ कि जैसे एक बच्चे का इंटरव्यू हो रहा है या उसकी बातचीत हो रही है, तो वो बच्चा नहीं बोल रहा है पर मैं उसको पुश कर रही हूँ, तो वो जो मैं पुश कर रही हूँ वो भी फिल्म के अंदर है, क्योंकि एक तरह से यू आर ट्रांसपेरेंट अबाउट व्हाट मीन्स यू यूज्ड to elicit a particular response. Yeah, coming to this question that you had raised with me, maybe I and Mahindra both will try to answer this question, because we've had a small discussion before that, and we were looking at, see, for instance, we are working in structures which do demand a certain kind of deliverables like marks, and for us the deliverables are marks. But the thing is, basically, eventually for the child, the deliverable is that वो एक तरह से it will lead to a certain kind of an assurance about what the future is. और इसमें भी बहुत तरह के भिन्नता है, because as you mentioned, for instance, a child who's coming from a disadvantaged background, the aspirations of that child to become independent involves also finding independent also means financially becoming independent and being able to take care of oneself. And not only that, it's also, but this also leads us to question, like, is that child going to be able to is going to reach out to the world at the same level as, say, a child who is more privileged? Yeah, the privileged child has more access, and wo access, is it only facilitated by the merit of the child? And again, the question of merit itself, varies, because the child comes with वो पूरे एक तरह से सांस्कृतिक पूंजी के साथ कोई पहुंच रहा है, और पूरी आर्थिक पूंजी एक तरह के किसी के पास है, एंड वो फिर वो ज्यादा एक तरह से अपना ज्यादा मेरिट एक तरह से समाज को एक ज्यादा मेरिट दिखता है, तो उसको ज्यादा लाइवलीहुड में ज्यादा बेहतर ऑप्शंस मिलते हैं, इसके बजाय कि एक बच्चा जो कि हो सकता है, am I there? Yeah, we're still on the air. So there's definitely a difference, and the thing is, and that difference comes from how the society is structured. Our society is probably not looking at children similarly, their aspirations similarly, their voices similarly, in the thing similar, not in terms of that all their interests would be similar, but in terms of how the society looks, in terms of it's equity, the questions of equity, questions of what the right the child has. For instance, every child has the right to have good education, in the sense that usko similar kind of infrastructure, similar kind of school spaces, similar kind of facilities. And the thing is, we do need policies, we do need measures, schemes, we need programs, we need policy pushes which ensures that, and we need legal provisions for that. But the problem is, on one side, we are living in a society which is kind of taking away all these rights at the moment. The whatever little rights are available, be it in the area of education, they are being diluted. For instance, when your first film you mentioned about, where children are being failed by a system. We've had a policy, we've had a law which actually is said not to detain children at least up to the elementary level, so that every child has the option. But the thing is, if you look at how there was a response to the non-detention policy, वो इस तरह से था कि सब लोगों ने उस non-detention policy को एक बड़े problem की तरह देखा, इसके बजाय कि वो एक बड़ा opportunity था, आपके पास इतने बच्चे मतलब बिना फेल हुए, आपके आप उनको बच्चों को फेल नहीं कर रहे, आप उनको मौका दे रहे हो, एक तरह से सब लोग एक तरह से अपना शिक्षा ग्रहण करने के एक अवसर एक था,
But the thing is, in the entire right to education, if you see, the non-detention policy was made out to be as if it was a big problematic thing. So we're not looking at children similarly. No, so if the society, there is also a problem in the way the society is structured. But when you ask the question of do we change the society and then change education, or change education, the whole chicken and egg question, here we, as teachers, for instance, I'm sure you would also look at it this way, and Mahindra also, we do look at education as a possible place where there could be transformation. That's why we are talking of, Yes. That's why we're talking about all these things, that there is a possibility, and there should be a possibility, because and what spaces can we find, especially when structures are kind of infringing it. And also I do think that there needn't be a conflict. For instance, this entire preparation of for instance, work. How do we look at work? Is it there is a whole question, there are whole ideas around work. It's just not about earning maximum out of it at the cost of others. We can work in cooperation with others, and we can work that work could ensure dignity. It could teach us about how our society is organized. So there's a possibility for doing all that, but somehow the work that is currently being discussed within policy frameworks, within the entire skill discourse, is that it is as if it is separate from all these questions, and then there is a problem. So there is a greater, as you mentioned, we need to integrate a lot of these concerns: the question of work, livelihood, democracy, justice, similar outcomes, and developing a scientific temperament. But of course, these are difficult questions, and as teachers, how do we find spaces? Maybe Mahindra could, if you have, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? Mute. Yes, I was like, like for last 5 years, I am into the contact of the students who are from middle class or upper middle class families. तो यहाँ पर एक दूसरी प्रॉब्लम, जैसे अनुपमा जी ने जो है वो एक्सपीरियंस किया एक प्रॉब्लम की, देयर आर किड्स हु आर नॉट हैविंग एक्सेस टू रिसोर्सेज, इवन द नेसेसरी रिसोर्सेज, वेयर एज द स्टूडेंट्स आई एम डीलिंग विद, यहाँ पर एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज है. तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि हाउ दे आर यूजिंग दोज रिसोर्सेज. तो यहाँ ये चीज भी हमको सोचना पड़ेगी कि इफ दे आर नॉट नोइंग दैट हाउ टू यूज द रिसोर्सेज, या इसका क्या इंपॉर्टेंस, वो उनको पता ही नहीं चल रहा, बिकॉज वो इतना ज्यादा एक्सेस के अंदर है. तो ये और ज्यादा खतरनाक जो है वो आगे जाके साबित होगा. इसमें लाइक वन एक्सपेरिमेंट आई डिड इन माय स्कूल व्हाइल मिक्स, there was one chapter, poverty, rural development. These chapters were there. So there is a school nearby Chittorgarh, Baseda school. So I wanted my students to know what are the rural problems. So फिर like these students are there on the screen, they are writing postcard. Okay. So similarly बसेड़ा स्कूल में एक बार गया, वहां पर मेरे जो मित्र हैं माणी जी, उन्होंने मुझे एक बार बुलाया बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए. सो इट वाज अ सॉर्ट ऑफ थिंग जहां पर हम लोग प्राइवेट स्कूल और जो गवर्नमेंट स्कूल है उनके बच्चे का इंटरेक्शन जो है वो हम चाहते थे. सो आई रिक्वेस्टेड द स्टूडेंट्स ऑफ बसेड़ा कि वो उनके यहाँ पर क्या क्या परेशानियां वो फेस करते हैं, वो परेशानियां वो बताएं, और कैसे बताएं वो पोस्ट कार्ड में लिखकर बताएं. और इंडिविजुअल आई हैव हैंडेड ओवर द लिस्ट ऑल्सो टू द किड्स, और उन्होंने हर बच्चे को, जैसे ये बच्चे देख रहे हैं आप, पोस्ट कार्ड इनके हाथ में है, तो हर बच्चे के नाम से एक पोस्ट कार्ड आता है, और उस पोस्ट कार्ड के अंदर लिखा होता है कि गांव के अंदर वो जो बच्चे हैं उनके साथ क्या क्या परेशानियां हैं. और इन सारे बच्चों ने वन बाय वन जो है वो क्लास के अंदर वो सारी चीजें पढ़ी. जैसे एक लड़की जो है उसने जब परेशानी पढ़नी शुरू की तो वो बोलती है कि पता है संडे के दिन, जब संडे आता होगा तो आप सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते होंगे क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, लेकिन जब संडे आता है तो हम लोगों को खेत पर काम करने के लिए जाना होता है, हम लोग स्कूल जाकर पढ़ाई नहीं कर पाते. तो आपके लिए संडे जो है वो बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन हमको संडे के दिन काम करना पड़ता है. फिर कुछ बच्चे लिखते हैं कि हमारे गांव के अंदर जो है वो बिजली नहीं आती है. कुछ बच्चे अलग अलग तरह की परेशानियां बताते हैं. कुछ बताते हैं कि हमारे गांव में हम अगर अच्छी भी पढ़ाई करते हैं तब भी लोग जो है वो हमको सपोर्ट नहीं करते. लोग बोलते हैं कि मतलब अलग से टॉन्ट जो है वो कसा जाता है ज्यादा पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी. तो इस तरह की चीजें भी जब निकल कर आई तो अल्टीमेटली वहां बच्चों को ये समझ में आया कि देयर इज अ सेक्शन जहां पर रिसोर्सेस वाकई बहुत कम है.
और हमको जितने भी बड़े बड़े स्कूल्स हैं, सो कॉल्ड ब्रांडेड स्कूल्स या जो भी जितने भी स्कूल्स हैं, इन सब पर हमको ये चीज भी सोचनी पड़ेगी कि बिकॉज अल्टीमेटली दे विल बी हैविंग एक्सेस टू मोर रिसोर्सेज, और अगर हम ऐसा कुछ कर पाए कि ये बच्चे रिसोर्सेज को शेयर करना सीखे या कम से कम जो है वो रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूज करना सीखें, तो ये एक पार्ट जो है मुझे लगता है कि ये चीज भी आनी चाहिए, और ये इसके ऊपर भी सोचा जाना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स को लेकर बहुत ज्यादा बाहर अंदर ही अंदर सारी चीजें हो रही है, बाहर उतना एक्सपोजर नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल्स पे तो एक बार ये भी है कि बहुत सारे लोगों की नजरें हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल अंदर ही अंदर क्या कर रहा है इसका कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ये एक तरह से ये चीज जो है इसको भी एक्सपोज करना जो है वो जरूरी है, एंड इट इज हैपनिंग, एंड आगे जाके तो ये बहुत डेंजरस जो है वो साबित होने वाला है। दिस इज व्हाट आई हैव टू से ऑन दिस। Yeah, it's actually it's interesting because the thing is the increasing segregation of schools that have taken place. There are schools which are for so class organized. एक तरह से class and caste organized they have become that बच्चों का एक तरह से दूसरी एक मतलब इवन जो रईस घर के बच्चे हैं, जो संपन्न घर के बच्चे हैं, उनका भी एक तरह से पूरे समाज, क्या समाज है, कैसे समाज है, क्या दुनिया है, उसके बारे में जानकारी नहीं है। मतलब हम लोगों के बीच में इस महामारी के दौर में वी सॉ द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट। फॉर इंस्टेंस इतने thousands and lakhs of people marching on the street, और एक बहुत सारे लोग इस बात से हैरान थे कि इतने लोग कहाँ से जा रहे हैं, माइग्रेंट वर्कर्स मूविंग आउट, मीन बिकॉज दे वर इनविजिबल, वो थे आपके आसपास बट दिख नहीं रहे थे। एक पूरा क्लास था जिसने उसको रिकग्नाइज नहीं किया, उसके एग्जिस्टेंस को रिकग्नाइज किया। और क्या अब हमारे स्कूल्स भी अगर इसी तरह से बंट जाते हैं तो वो एक तरह से आपकी दुनिया के बारे में कोई क्रिटिकल अवेयरनेस नहीं है। और इंटरेस्टिंगली ये है कि बाहर कई, आई मीन यू स्टडीड अब्रॉड Anupama, so you know that many of these universities abroad do encourage their students to go out and to work in parts of the world which are considered as developing, and to have a better idea of the world, because in recognition of the fact that there is such a diversity that exists. और उसमें कई तरह के इंटरेस्ट होते हैं। उसमें एक तो इंटरेस्ट होता है कि सच में दुनिया को समझें, और दूसरी तरह से इंटरेस्ट है कि इवन आपको बहुत तरह के जो contemporary critical questions that are there both in economy or in terms of the world and the way it is developing, one has to recognize in that this exists. But somehow our school education system and even the higher education system is now getting fragmented. So where do we start? So we do start from various points, and maybe in the course of these in discussions, maybe we will find what are the what are the spaces within which we work. For instance, Mahindra, I thought Mahindra's effort, I think it is very interesting कि आप एक तरह से काम कर रहे हो एक संपन्न घर के बच्चों के साथ, बट उनको एक तरह से उनकी दुनिया को थोड़ा सा खोलना, और ना यहाँ आप सिर्फ संपन्नता के दुनिया में सिर्फ संपन्नता नहीं है। The thing is that's not the aspirations that get set because of the access to resources. For instance, Tagore talks of poverty being being a powerful tool of learning. In fact, there is this small write-up by him called the My School, where he actually talks of poverty not in terms, and he's obviously the schools that he had set up, there were children who were coming in from well-to-do families. For instance, in Shantiniketan, or there were children who were coming, there were people who were coming in from well-to-do backgrounds. But the fact that sometimes how do we value these resources? Where do these resources come from? That can happen not in terms of the excesses, but in terms of sometimes even in the cause of poverty. But that won't hold true in another instance. For instance, for the children who are part of your film, who come, whom you represent, their problem is that for them the school could have, if the school is a brighter place, a better, yes. That would be far more exciting, because it would hold the possibility of changing their own futures. So I think these contexts are probably important for us to dwell upon. Yeah, Anupama, you have something to comment on that? Just a couple of things. One is that especially जो डूंगरपुर में जो दूसरी वाली फिल्म है, उसमें जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए not future or anything, but
हर रोजमर्रा की जिंदगी में स्कूल इज अ मच बेटर ऑप्शन, बिकॉज अगर आप स्कूल में नहीं जाते हैं तो घर में उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन पे लाद दिए जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा है। तो स्कूल जैसा भी हो, और हालांकि the schools that I chose were relatively better schools, jahan the children were treated with respect and love, but even otherwise I think that would be preferred than just doing household work all day, which is what and अभी कोई सवाल कुछ मैंने अभी देखा था प्रज्ञा जी का कि वो अंजलि जो Are You Going to School Today में है, वो तो फाइनली हॉस्टल नहीं जा पाई, उसका ये ड्रीम था कि वो हॉस्टल जाए। और वो भी एक मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि हॉस्टल क्यों ड्रीम है, क्योंकि फिर उनको सिर्फ बैठ के पढ़ाई करना है, टीवी देखना है और अपनी जिंदगी को मतलब you take a bath, go to school, do your studies, watch TV and that's your life, and for them वो एक जन्नत type life है compared to the life that they are experiencing this thing. So because आपने कि हॉस्टल के पीछे इतना ये क्यों है, एंड जो उसकी माँ जो आई डिडंट वांट टू इम्प्लीकेट द मदर, बट वो जो सबटेक्स्ट उसमें है वो है कि उसके और 2 छोटे बच्चे हैं जो, तो जब माँ फील्ड में जाती है तो उन दोनों को कौन देखेगी अगर अंजलि हॉस्टल चली गई। सो दैट वाज द काइंड ऑफ स्टोरी दैट आई वाज ट्राइंग टू बिल्ड इन विदाउट इम्प्लीकेटिंग एनीबॉडी, क्योंकि बहुत आसान है कि माँ कोई विलेन नहीं है, माँ खुद परेशान है, वो सिंगल पेरेंट है, उनके हस्बैंड कभी कभी आते हैं घर और 3 बच्चों को संभाल रही है, खेत को संभाल रही है। सो उसको वो हेल्प की जरूरत है, अंजलि की हेल्प की, तो वो एक कोलैटरल डैमेज हो गया कि वो नहीं जा पाई हॉस्टल। तो वो सवाल ये था कि आपने हॉस्टल में जाके वो एक और फिल्म होती, उसका क्या सिचुएशन है, हॉस्टल से हमें बहुत हॉरर स्टोरीज भी सुनने को आई हैं, वो सेक्सुअल अब्यूज एंड नॉट प्रॉपर फैसिलिटीज एंड सो ऑन, बट वो एक और फिल्म होती। मेरा मकसद ये था कि एक वो जो लड़की जो पढ़ना चाहती है, जो आगे वो ड्रीम कर रही थी कि मैं तो हॉस्टल जाऊंगी, वो उसका सपना क्यों नहीं पूरा हुआ और उसकी क्या वो सिचुएशन था, तो वो मकसद थोड़ा सा अलग था। तो वो प्रज्ञा जी के सवाल का जवाब मैं देना चाहती हूँ जो अभी ऑनलाइन आया था कुछ। There is a comment that has come from Ambrish Rai. He says that the National Education Policy 2020 has proposed skill and vocational education from class 6th onwards, with the age of 12 years, pushing children towards cheap labor markets. And it has recently amended the CLPRA. So all is designed by market forces for market and not for society. So we do find, I think this kind of reiterates the larger, how society is kind of not concerned so much about the education of children. But there is another comment. Another comment by Pragya. Pragya कहती हैं कि education is seen as a way to decrease the early marriage. But now when the Prime Minister is flagging the government's intention of raising the age of marriage to 21 years for girls, coming in par with boys, do you think it would translate in increase in number of girls in higher education? See, the girls increase. I think, there are many factors which are functioning. I think the example that Anupama that you mentioned about the girl not being able to go even to the being able to go to the residential school जो कि वो जाना चाहती थी, वो भी एक तरह से it's an indication of the fact that, for instance, how little social security we have in our society. Say for instance, if a mother doesn't have, she has to rely upon the support of a young child. And realizing, even while realizing the importance of that education for the child, तब भी उनको रोकना पड़ रहा है। अगर जब चारों तरफ हम लोगों की सोसाइटी एक तरह से पुश कर रही है, there are contradictory forces which are at work at sometimes. It may be talking of increasing the age of marriage, but if we are also hearing talks of, there are people from the ruling party who have actually made comments about getting girls married off early because for considerations of safety. So the thing is, ek taraf aap, what kind of values do you associate with girls? For instance, if you think that honor is the repository of girls to uphold, वो भी एक तरफ propagate कर रहे हैं, दूसरी तरफ 21 साल भी कह रहे हैं, और तो there are contradictory things that are happening. I don't think
And as far as higher education is concerned, what is happening is, what is most worrying is the new education thing might actually lead to many exits, because uski exit policy jo hai, it's not only in higher education level. For instance, in the degree program itself, there are multiple exits that are there. In school education, we do find that वो एक तरह से पाठ्यक्रम का जहाँ पर हिस्सा है, उसमें वो साफ तौर से कह रही है कि 10वीं के बाद भी बच्चे छोड़ सकते हैं, और अगर 10वीं के बाद छोड़ देते हैं तो हायर एजुकेशन में कहाँ से जाएंगे? So there are many things which are happening in society which are kind of contradicting each other, and there's a need to comprehensively look at some of these issues. Yeah, maybe Anupama, you have also looked at say film. You have also filmed on women who are single, and who are so the thing is, and you also run a film. You managed and organized film festivals for women. So what do you think about what is happening in terms of societal trends on the one hand, and announcements like this on the other? Yeah, that's a complicated question. I think we are getting different messages especially from the state. So there might be something like a Beti Bachao or something which is also happening, but there's also the reality of what we are seeing about the kind of gruesome things that women are being subject to all over the country, whether city, town, age, no bar. And not enough action or not enough intention shown by the state to address any of that. And I think the whole confusion, the same thing in education. I think we were discussing earlier informally that what is the intention of something like the NEP? What is the real intention behind what's happening? I think I want to turn around a little bit of what Mahendraji was saying about individualization of education. That finally now I think the time has come for subversion. Because I think the policy might be pushing you, or even your teacher training may be pushing you in one direction. And as individual teachers or people working in education, how do we subvert it within the classroom? Usko hum kaise change करके अपनी ही तरीके से उसको कैसे कुछ और तरह का शिक्षा हम बच्चों तक पहुंचा सके. I think वो बहुत क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि अभी जो है इस माहौल में मतलब दिस में सीम सिनिकल, बट मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि सरकार कुछ ऐसी नीति ले आएगी जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग या क्वेश्चनिंग को एनकरेज करेगी. क्योंकि एक जो सिटीजनशिप का आइडिया जो हम पे थोपा जा रहा है कि क्या है, तो वो नॉट ओनली फॉर चिल्ड्रन बट इवन फॉर अडल्ट्स मतलब एक स्कैरी सिचुएशन बन गया है. In terms of people from different genders, diversity, sexuality, for everybody. But at the same, so I think that as collectives and individuals, ये अभी एक गोरिल्ला टाइप काम करने का टाइम आ रहा है, जब हमें उसी सिस्टम में रह के कुछ और शिक्षा बच्चों तक पहुंचानी है, ताकि ये जो सोसाइटी हम पे थोपी जाने की कोशिश कर रही है, वो हम उसको प्रोपोगेट ना करके उसको कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन करने की आवाजें तैयार करें. तो ये मतलब that's what I feel. I'm sorry, it's not answer to your question, but it's something that I wanted to say. Yeah. दो सवाल आए हैं. एक फातिमा से है कि स्कूली शिक्षा का क्या फ्यूचर क्या होगा एनईपी के लागू होने के बाद. एक्चुअली एनईपी तो बिना बहस के लागू एक तरह से हो ही चुका है, और फ्यूचर ऑफ स्कूलिंग क्या होगा, एक चीज तो स्पष्ट है कि बराबर एक तरह समान शिक्षा प्रणाली तो है होगी नहीं, और समान एक तरह से शिक्षा शैक्षिक व्यवस्था भी नहीं दिखाई दे रही है इस पूरे तौर में. एक और चीज दिख रहा है कि ड्रॉप आउट्स के बारे में बातचीत तो की गई है, पर ड्रॉप आउट्स बढ़ेंगे ही, क्योंकि उनके लिए और उस तरह की जिस तरह के अवसर तैयार करने की जरूरत है, उसके बारे में बातचीत नहीं है. बहुत अगर सच में सीरियस होता ये एजुकेशन पॉलिसी, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट के जो कमियां थी उसको उसके असेसमेंट करते हुए उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, उस पर जोर हो सकता है देने की कोशिश करती, पर वो सब चीजें हम लोग दिखते नहीं है. दूसरा है कि
एक गैर बराबर शैक्षिक व्यवस्था को स्थापित होते हुए दिखाई दे रहा है। और सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि एक तरह शिक्षा एक बिजनेस के बतौर बनते हुए साफ स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि एक तरह वो उसमें ये बात साफ बोली गई है कि केवल सरकारी शैक्षिक व्यवस्था नहीं रहेगी, उसमें प्राइवेट शैक्षिक प्राइवेट एफर्ट्स रहेंगे और उसके माध्यम से शिक्षा स्कूली शिक्षा को प्रदान किया जाएगा। हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है, अभी महेंद्र का जो अनुभव महेंद्र ने जो बताया कि बच्चों को पता ही नहीं है कि कितने उनके किस अलग तरह की दुनिया रहती है। तो शायद हम लोगों के बीच में जो समाज में जो बंटवारा है वो अब स्कूल में भी और बढ़ता दिखाई दे रहा है। और भी बहुत एजुकेशन पॉलिसी के संदर्भ में तो एक लंबी बातचीत है, वो शायद हम लोग अब इस वक्त ना कर पाए, पर यह है कि जो हम लोग जिस तरह के बारे में हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि विकल्प कैसे हम लोगों के इस तरह की छोटी छोटी आवाज़ों के माध्यम से, इस छोटे अनुभवों के माध्यम से, कुछ एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से जो सुधार संभव है, उस सुधार के लिए कैसे जगह बनाया जाए, कैसे इसमें रास्ता खोजा जाए, अभी उस क्षेत्र में भी सोचना जरूरी है, उतना ही जितना इस पॉलिसी क्रिटिक में हम लोग एंगेज हैं। सुधा पूछती हैं कि बच्चों की शिक्षा की चेन ना टूटे, इसके लिए क्या किया जा सकता है। और ये शायद महेंद्र आप इस पर क्या कुछ बताना चाहेंगे कि बच्चों की शिक्षा का चेन, क्योंकि हम लोग महामारी के दौर में तो देख ही चुके हैं कि एक तरफ there are children who are continuing with their education online and there are children who have been denied education altogether. So कैसे वो किस तरह से संभव है? How do we ensure that education continues? Do you have any comments on that, Mahendra? इसमें मुझे लगता है सबसे पहला तो कि ऑनलाइन एजुकेशन नाम की कोई चीज होती नहीं है, ऑनलाइन लर्निंग हो सकती है। अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन बोलेंगे तो एजुकेशन का डेफिनेशन ही चेंज हो जाएगा पूरा। तो अब इसमें एक लिमिटेशन तो ये आ ही रही कि जब ऑनलाइन एजुकेशन या ऑनलाइन लर्निंग को भी अगर हमने तो हमको ये बात भी मान लेना चाहिए कि ऑनलाइन लर्निंग मतलब सबके लिए तो नहीं है, क्योंकि हम लोग या तो पहले से इसके लिए तैयार नहीं थे, और आज जिस तरह की स्थिति है तो जो एक इकोनॉमिक डिवाइड या सोशल डिवाइड जो है वो और ज्यादा बढ़ेगा। हम लोग जितना ज्यादा ऑनलाइन लर्निंग को प्रमोट करेंगे उतना ज्यादा बढ़ने वाला है। तो मुझे लगता है कि पहले से हम लोग प्रिपेयर नहीं थे, उसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। अब इसका कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव जो है वो देखा जाना चाहिए, पर मुझे लगता है कि ऑनलाइन लर्निंग जो है वो कोई लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बड़ा ऑल्टरनेट नहीं हो सकता है, क्योंकि सबके पास में उतने इक्विपमेंट्स है ही नहीं, उतने टूल्स है ही नहीं। तो अगर अभी इसके ऊपर ही जोर दिया जाएगा, जैसे सीबीएसई जो है या और भी अलग अलग जो बोर्ड है वो ये बोल रहे कि नहीं भी ऑनलाइन ही होगा, ऑनलाइन ही सब कुछ करना पड़ेगा, बोर्ड जो है वो अपनी जगह सारी चीजों को ऑनलाइन ऑनलाइन करने की बात कर रहा है, बट हम इस रियलिटी से तो कितने दूर हैं कि एक्सेस ही नहीं है। आप कितना ही अच्छा कुछ भी तैयार कर लो, लेकिन अगर किसी के पास फोन ही नहीं है, किसी के पास इंटरनेट ही नहीं है, तो वो क्या करेगा? ये बहुत बेहतर अल्टरनेट तो नहीं हो सकता, मुझे ये समझ में आता है। हाँ, अब इसके लिए क्या होना चाहिए इसके ऊपर तो मुझे लगता है अभी सोचने की जरूरत है। अभी तो कोई ठोस विकल्प जो है वो मेरे पास भी मौजूद नहीं है जी। और ठोस विकल्प शायद अभी हम लोग उसके बारे में ये पूरे इसका असर क्या होता है ऑनलाइन एजुकेशन का, उसको समझने से पहले बहुत सारी चीजें ऑलरेडी स्थापित कर चुकी हैं, इसी को एक माध्यम बताया गया है। अब इनफैक्ट पॉलिसी में भी वो इसका जिक्र है कि ऑनलाइन एजुकेशन और ब्लेंडेड एजुकेशन ये एक तरीका होगा शिक्षा को एक्सपेंशन के लिए। पर इसका क्या असर है और इसका कंट्रोल कैसे होगा, क्योंकि हम ये भी जान रहे हैं, ये भी देख रहे हैं कि इसका कंट्रोल जो है एक तरह से बिग कैपिटल के ही इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है। बड़े बड़े कंपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो तय कर रहे हैं, और क्या ये सारी कंपनियां सच में जो जिस तरह की जरूरतें हैं, जो एक जो संदर्भ आधारित जो वो अधिगम के क्षेत्र में हो, वो लर्निंग के एरिया में हो, या फिर वो किस तरह के सवाल उठने चाहिए, किस तरह के पाठ्यक्रम और किस तरह के थीम्स को लेकर बातचीत होनी चाहिए, वो सारी चीजें क्या ये इंटरनेशनली प्रोग्राम्ड
एजुकेशन क्या उसको फुलफिल कर पाएगी, और अगर वो करती है तो क्या वो शिक्षा की कंटिन्यूटी है, या फिर वो अगर शिक्षा की कंटिन्यूटी है तो वो कंटिन्यूटी किसके लिए है, क्या वो बाजार के लिए है या फिर सच में बच्चों की जिंदगी एक रेलेवेंट एजुकेशन है जो कि उनके एस्पिरेशंस, उनकी जरूरतें, उनके जो सामाजिक सवाल हैं उससे जुड़ी हुई कंटिन्यूटी है। तो ये सारी चीजें अभी स्पष्ट नहीं है, और ये एक सिर्फ अगर स्पष्ट है ये है कि ये मीडियम जो है अब अभी बिग कैपिटल के थ्रू ही हम तक पहुंच रही है। सौरभ पूछते हैं कि बिहार में एडमिशन और 10वीं क्लास के बच्चे का वार्षिक एग्जाम के लिए फॉर्म भरा जा रहा है, जबकि अभी तक सत्र में एक भी क्लास नहीं हुआ। ये सच है सौरभ, क्योंकि अभी क्योंकि पास होना एक तरह से डिलीवरेबल प्रोडक्ट जो है उसको दिखाना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कि इसके बजाय कि सच में शिक्षा हो। So we do find if we have one final word round before we close the session, or understand until there are more questions that come in. What is the space for as a filmmaker, what is the space that you foresee in this kind of a scenario where where education is transforming so fundamentally? इतना बदलाव जब है, आपने आपका फ्यूचर आपने बताया कि आप किस चीज पे दिलचस्पी रख रहे हैं आपने, but what is the possibility for filming if young people want to start documenting the efforts that are there? What kind of what should they remember? What are the things that you think that people should keep in mind while filming? I think first of all, the intention for documentation, because now technology is so freely available that you can document anything you want, but why are you documenting it? I think the use of that technology, I mean, I certainly am not one कि वो कैमरा है फोन में है तो कुछ भी रिकॉर्ड करते जाओ, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं होता फाइनली, क्योंकि फिर आप जब वो इतने जीबी पहुंच जाते हैं तो आपको डिलीट ही करना पड़ता है उसको, तो उसका कोई आगे लाइफ नहीं है। तो in that sense I think कि people first, I think, to understand and be actually genuinely interested in issues. Otherwise, just documenting because you have a camera or because you have access to some technology is totally meaningless, I think. And this is true, I think, for teachers also, because there's this whole move to say कि teachers भी film बना के लाइए, because that's one thing of कि बच्चों को school में involve करने के लिए कि teachers को भी जाके film बनाना चाहिए। So मेरा हमेशा ठीक है, आपको फिल्म में इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हैं, बट टीचिंग itself is such a complicated and time consuming thing that filmmaking is a totally different skill, so I think we should not mix it. So but I think there is a space, I think, especially in teacher training, I feel that there is a thing of maybe just recording a classroom, even to observe yourself as a possible teacher, because you feel you're fantastic, you feel you're lovely, you are interacting with children in a very good way. But when you actually see your body language, when you actually see, maybe you're looking only at the children who are answering questions, and this happens to the best of us, कि जो बच्चे पीछे उधर कर रहे हैं, क्योंकि हमें कॉन्स्टेंटली ये हमारे ऊपर भी प्रेशर है एज टीचर्स की, कि जो करेक्ट आंसर का जो खोज है टीचर्स के आंखों में ना, कि जो हाँ तो मिल गया तो आगे बढ़ो, कि बाकी जो 30 बच्चों को समझ में नहीं है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, जो 5-6 बच्चे सही आंसर दे रहे हैं हम उन्हीं की तरफ देखते हैं। तो ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स, आई थिंक विजुअल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ दैट, एंड दैट डजंट रिक्वायर मच स्किल, can be very interesting for teachers to observe themselves, without not with a danda of punishment like what they're doing in Delhi government, teachers are constantly and uska streaming parents ka kare, not like that, but I'm saying for self evaluation, for that purpose it's a possibility. I just wanted to take 1 minute to say also about online, and while I agree with both of you, I think there is a serious case in my mind that even if all the resources are there is nothing that can replace that human contact between students among themselves and between students. So, and I think as we are increasingly becoming robotic with our video games and so on, I think this is our sort of touch with humanity, which as children, it is irreplaceable.
तो वो एक बहुत मेरे ख्याल से रिगार्डलेस ऑफ आपके पास वो रिसोर्सेज हैं, इलेक्ट्रिसिटी सबके घर में है, इंटरनेट सबके घर में है, फोन सबके घर में है, तो भी आई थिंक एक रियल क्लासरूम सिचुएशन का महत्व उससे एक वो ट्रांजैक्शन के मतलब बहुत ज्यादा उसका वैल्यू है. So I think online teaching is certainly going in the wrong direction in all ways for me. Yeah. Right. Okay, sorry, Radhika's back. Good. Yeah. I mean, that's true because all of us. I mean, I was just hearing. I mean, we do experience how it's the interaction that we have with each other. Say, if we were sitting together in a place, and while we are having it here, there is a lot. This technology is mediating it, and it's also disrupting some conversations. It is coming in between our conversations. So, with children, it has many more implications because हम लोग जानते हैं those of us who are teaching, in classrooms, we do recognize that children come with different needs, and the thing is not the needs जो आप एक रियल सेटिंग, एक फेस टू फेस इंटरेक्शन में जो हम महसूस कर पाते हैं, जो पिच इन कर पाते हैं, वो कभी नहीं कर पाते हैं इस फॉर्म में. इसमें शायद टेक्निकली आप एक तरह से चेकलिस्ट की तरह आप पार्टिसिपेट करवा सकते हैं. इसमें बहुत सारी संभावनाएं उसकी जरूर है, पर आप जब महसूस करके, बिकॉज इमोटिव एलिमेंट्स, द अफेक्टिव एलिमेंट of teaching is also so teaching or learning is so strong, that kind of somehow gets missing in this medium. What do you feel, Mahinder? आपने कैसे महसूस किया, क्योंकि आप भी इस मोड से परिचित हैं और लंबे समय से कर रहे हैं अभी. नहीं, ये नहीं, ठीक बात है. मतलब जो रियल टाइम लर्निंग है, मुझे मतलब अभी भी ये बहुत ठीक बात है कि एक्चुअली मुझे तो सबसे पहला डाउट इस चीज के ऊपर है कि जो सिलेबस में हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा भी क्यों रहे हैं. मतलब ऑनलाइन जब पढ़ाओ उसको या ऑफलाइन पढ़ाओ, पर जो अभी पढ़ा रहे हैं उसके ऊपर भी मुझे बहुत बड़ा डाउट है. तो तो ये है कि जब क्लासरूम में होते हैं तो हम लोग हमारे एक्सपीरियंसेस स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर पाते हैं, हम उनको दे पाते हैं. ऑनलाइन में केवल है कि सब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन आप कर सकते हो, ठीक है. हाँ, देयर आर टूल्स जो टेक्नोलॉजी की मदद से आप लोग जैसे स्मार्ट क्लासेस में अलग अलग एनिमेशन वीडियोस, ये वो सारे रेफरेंसेस हैं दैट वी कैन यूज फॉर द स्टूडेंट्स. बट उसमें कि अल्टीमेटली वी आर गिविंग द इंफॉर्मेशन. तो यहाँ पर एक खतरनाक चीज ये भी आ जाती है, जैसे मान लो कि व्हाट वी आर गिविंग अल्टीमेटली टू देम इज द स्किल्स, बट वो सेंस की उस स्किल्स को उसको कहां पर यूज करना है. मान लो कि मैंने बहुत कुछ अच्छा तरीके से बच्चे को जो है वो चीजें सिखा दी. जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि एक डॉक्टर को जो है वो ट्रेन कर दिया गया, बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन कर दिया गया, और वो बहुत अच्छा डॉक्टर जो है बन गया इन टर्म्स ऑफ कि वो किसी भी बीमारी का इलाज कर सकता है. बट देन क्या हम लोग ये एश्योर कर सकते हैं कि वो डॉक्टर जो है वो सारे पेशेंट्स को इक्वली ट्रीट करेगा? किसी पुलिस को हमने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे दी, पर क्या हम ये एश्योर कर सकते हैं कि ये इस गोली का इस्तेमाल सही जगह के लिए ही करेगा? तो ये एक बड़ा क्वेश्चन. और मुझे लगता है कि ऑनलाइन तो ये वाली चीज कभी मुमकिन नहीं हो पाएगी. ये तभी होगा जब टीचर अपने एक्सपीरियंसेस से बच्चों के साथ में इंटरेक्ट करेगा, और इवन बच्चों को एक स्पेस मिलेगा जहां पर बच्चे ये सारी चीजें जो है वो टीचर के साथ खुलकर जो है वो बात कर पाए. तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन अभी बस ये कुछ टाइम के लिए ऑल्टरनेट एक चल रहा है, पर मुझे लग रहा है कि अल्टीमेटली वी हैव टू गेट टू द ग्राउंड्स, और वहीं से काम जो है वो बनेगा. और वहां पर भी इवन वी हैव टू रीथिंक वापस से, क्योंकि अभी जैसे सीधा एग्जांपल लें तो सीबीएसई ने अभी आखिरी में आते थे 2 एग्जाम्स कैंसिल कर दिए, और बच्चे जो है वो पास हो गए, आगे चले गए. तो क्या ये बहुत बड़ा, ये यहाँ पर क्या हम ये चीज नहीं सोच सकते कि वाकई में एग्जाम का इंपॉर्टेंस कितना था? हमने स्किप किया ना कोरोना की वजह से उसको. तो कर सकते हैं ना, उसमें क्या मतलब चलेगा ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसके अंदर. फिर भी आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो अगेन वी हैव टू रीथिंक कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो क्यों पढ़ा रहे हैं, उन सारी चीजों के ऊपर हमको वापस से सोचना पड़ेगा. There is one more question. अनुज त्यागी हैं, प्रांतीय मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ के. उनका कहना है कि नई शिक्षा नीति में सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी शिक्षा की बात कही गई है. क्या प्री प्राइमरी शिक्षा आंगनवाड़ी के सहारे चलकर पब्लिक स्कूल को टक्कर दे सकती है? क्या इसके लिए अलग से शिक्षकों की भर्ती नहीं होनी चाहिए? शायद मैं अगर इस पे उत्तर कुछ बात रख सकूं. हाँ, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पर तो बात हुई है, पर ये संभव था कि उसे राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है उसको ही एक्सटेंड कर देते, और वो अर्ली तब ये अगर एक्सटेंड तब कुछ नॉर्म्स और उसके लीगल प्रोविजनिंग के माध्यम से हो सकता था.
पर अभी फिलहाल वो एक इसकी ये अनाउंसमेंट जो हुआ है उसमें इस अनाउंसमेंट के तहत यही कहा गया है कि जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके माध्यम से दिया जाएगा, यानी कि आंगनबाड़ी जो वर्कर्स हैं उनके माध्यम से। आंगनबाड़ी वर्कर्स ऑलरेडी ओवरवर्क्ड हैं, ऑनरेरियम के लिए काम करते हैं, उनके बहुत सारे इश्यूज, वो अभी भी वो वेज सैलरीड वर्कर्स नहीं है, और क्या और जिस तरह की लिमिटेशंस के भीतर वो लोग काम कर रहे हैं, क्या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन दे सकते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये स्पेशली जिस तरह के इनपुट ये प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है वो ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के लिए काफी तैयारी की जरूरत है, और आंगनबाड़ी वर्कर्स अभी फिलहाल उसके लिए वो तैयार भी नहीं किए गए हैं। निश्चित रूप से एक अलग सी भर्ती तो होनी चाहिए, एक कैडर ऑफ टीचर्स होने चाहिए जो कि अर्ली चाइल्डहुड केयर ऑफ एजुकेशन को ले सकें। इस पे कोई दो राय नहीं है, पर मुझे लगता नहीं है बहुत ज्यादा सीरियसनेस ईसीसी के प्रति भी दिखाई गई है, क्योंकि अगर सीरियस होते तो ये शायद आरटीई को ही एक्सटेंड करके वो इसको इंक्लूड किया होता। और अगर कोई सवाल हो हम लोग ले सकते हैं, वरना ये बातचीत हम लोगों की 1 घंटा 20 मिनट अभी चल चुकी है। ये बातें शिक्षा, फिल्म और अपने अनुभव, इनका इंटरेक्शन और इस तरह की कई आवाजें जो हम लोग देख रहे हैं कि अभी जिस तरह के सवाल भी आए, जो शिक्षा के प्रति जो कंसर्न है कई डायरेक्शन से है, व्यवस्था के स्तर पे भी है, वो छोटे छोटे अनुभवों के आधार पर भी है, वो एक तरह से आप उसके दस्तावेजीकरण के प्रक्रिया में भी कई तरह के कंसर्न्स उठते हैं, और इस इंटरेक्शन के माध्यम से ही शायद हम लोग विकल्प को खोजें और उसको इसका निर्माण करें। जब ऐसे वक्त खासतौर जब एक तरह से स्पेसेस को खत्म किया जा रहा है, लोकतांत्रिक स्पेसेस को खत्म किया जा रहा है, हम लोग इस तरह की बातचीत जिंदा रखें, और हम लोग और बात करें, और शायद इससे संभव हो कि हम लोग अपने आप को कैसे इस क्षेत्र में थोड़ा सा और बेहतर कर सकें। Thank you very much, Anupama. Thank you, Mahendra, for this conversation, and thank you for these 2 films जो कि हम लोगों का माध्यम बना आज की बातचीत का। सिनेमा ऑफ रेजिस्टेंस के 10वें इस पैनल डिस्कशन तो नहीं कह सकते, आज की बातचीत हम लोगों ने की है एक तरह से, और अनुपमा के फिल्म के माध्यम से। उम्मीद है ये चर्चा से कुछ और बातें निकलें, और फिर कभी हम लोग मिलें किसी और फिल्म के साथ। थैंक यू। Okay, thank you.